Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमन अमृत चीमा, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना विच पढ़ा रही हाँ। अज मैं तुहाडे नाल कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दे किराए ते देने वाली प्रॉपर्टी उस दे कुछ प्रोविजनस डिस्कस करांगी। अज दे इस लैक्चर विच जो कि अखीरी लैक्चर है, लैक्चर 10वां प्रॉपर्टी लॉ कोर्स का, उहदे विच लीज, उसकी परिभाषा, उसकी म्याद, लागू करन दा ढंग, लीज अते लाइसेंस दे विच की डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, ते ईजमेंट एक्ट दी धारावां 4 ते 52 विचकार अंतर की है। ये सारा कुछ अज असी अज दे लैक्चर विच डिस्कस करांगे ते अंडरस्टैंड करांगे। लीज दी परिभाषा जिहड़ी है, डेफिनेशन ऑफ लीज, वो 105 दे विच दित्ती गई है। इस दी डिटेल डिस्कशन पॉइंट वाइज असी करदे होए मैं कहना चाहांगी कि लीज दियां विशेषतावां की ने। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि लीज दे की कैरेक्टरिस्टिक्स है, की विशेषतावां है। लीज जो है जायदाद दा आनंद लैण दे अधिकार दा तबादला। लीज दा मतलब है एक प्रॉपर्टी किराए ते देना। लैसर जो प्रॉपर्टी किराए ते दिंदा है उसनू मालिक मकान भी कहा जाता है, ते जेड़ा वो प्रॉपर्टी किराए ते दिंदा है किराएदार नू लैसी कहा जाता है या टैनेंट भी कहा जाता है। सो जो चीज़ां आम तौर ते असी जदों असी प्रॉपर्टी दी ट्रांसफर करते हाँ तो कई राइट्स क्रिएट करते हाँ, उहदे विच एक लीज भी ऐसा काम है जेड़ा असी क्रिएट करते हाँ जदों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हाँ। ते लीज दे विच हुंदा की है, लीज च राइट टू पोजैस दिता जाता है, प्रॉपर्टी नू दा कब्जा दिता जाता है, ओनरशिप नहीं दिती जाती। देखो एक ओनरशिप हुंदी है जो सेल जिन्हों कहा जाता है। सेल दे विच जदों एक प्रॉपर्टी तुसी बेचदे हो तां उहदे विच तुसी ओनरशिप दा राइट दिन्ने हो, उसनू पोजैशन भी दिन्ने हो, ते उस दे नाल नाल उसनू राइट टू एलियनेट द प्रॉपर्टी। राइट टू एलियनेट द प्रॉपर्टी मीनस कि उसनू एक हक दिन्ने हो कि वो प्रॉपर्टी वेच सके। असी ये सब हक दिन्ने हाँ कदों, जदों एक प्रॉपर्टी वेची जाती है, सेल की जाती है। बट जदों असी लीज करते हाँ मतलब किराए ते घर दिन्ने हाँ तो तुसी ओनरशिप नहीं दिंदे, पोजैशन दिन्ने हो, कब्जा दिन्ने हो घर दा, ते राइट टू एलियनेट नहीं दिंदे, तुसी उसनू एक लिमिटेड राइट दिन्ने हो प्रॉपर्टी दे विच। वो लिमिटेड राइट मतलब एक ही राइट दिन्ने हो कि वो पोजैस करे प्रॉपर्टी, वो इंजॉय करे प्रॉपर्टी। राइट टू इंजॉय द प्रॉपर्टी कि बिना किसी दखल तो, बिना किसी प्रॉब्लम तो ओनू राइट है कि वो प्रॉपर्टी दे विच रह सकदा है, अपनी मर्जी नाल रह सकदा, उहदे विच कोई इंटरफेरेंस नहीं होएगी। लीज जो है बोथ हैरिटेबल विरासती ते तबादला योग दोवें हैं। हुण असी इत्थे गल कीती है राइट टू एलियनेट। राइट टू एलियनेट दा मतलब है बेचना, कि प्रॉपर्टी नू ही प्रॉपर्टी दी ओनरशिप बेच देना। हुण इत्थे असी गल कर रहे हैं तबादला योग है, मतलब इट इज ट्रांसफरेबल, कि जदों असी लीज किसी नू दिन्ने हाँ तो लीज दा ट्रांसफरेबल राइट है। कहण दा भाव है कि जे सपोज ए ओनर है
ਉਹ लैंडलॉर्ड है, ਉਹਨੇ प्रॉपर्टी लीज ते दित्ती बी नूं, बी टैनेंट है, किराएदार है। जे तां डॉक्यूमेंट दे विच, लीज डीड दे विच ए ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि तू अगे सब टैनेंट नहीं रख सकदा, तां बी अपना ओ राइट टू गिव इट ऑन टेनेंसी अगे ट्रांसफर कर सकता है, वो एक सब टैनेंट रख सकता है। दैट इज वाई इत्थे लिखिया गया है तबादला योग, कि जो राइट जिस कोल है, देखो ये एक असूल है प्रॉपर्टी लॉ दा कि जिस दे कोल जो राइट है वो अगे उसनूं ट्रांसफर कर सकता है। ओनर को राइट है टू एलियनेट द प्रॉपर्टी, इसलिए जदों किसी नूं वो प्रॉपर्टी दिंदा है तो वो ओनरशिप दा राइट बेच सकता है, दे सकता है। उदा ही है एक टैनेंट जिहड़ा है उहदे कोल राइट ऑफ पोजैशन है, वो अपना ये राइट ऑफ पोजैशन अगे ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी गल है विरासती, लीज विरासती है। हुण एक किस तरह विरासती है ये समझण दी सानू लोड़ है। सपोज करिए ए इस प्रॉपर्टी ते रह रहा है, वो टैनेंट है। जदों एक टैनेंट एक प्रॉपर्टी ते रह रहा है, ओदा राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ओदे कोल है, राइट ऑफ पोजैशन ओदे कोल है। हुण ए टैनेंट है, बी ने उसनूं ए प्रॉपर्टी टैनेंसी ते दित्ती है। बी जो है वो लैंडलॉर्ड है, ते उन्हें जदों एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट दे विच लिखिया कि तेनों ये टैनेंसी 3 साल लई मैं दे रहा हाँ, किराए ते प्रॉपर्टी 3 साल लई दे रहा हाँ। इस दौरान की हुंदा है कि हाले 1 साल ही होया हुंदा है, ये जड़ा ए है टैनेंट है, इसकी मौत हो जाती है। तो ਇਹਦੀ डेथ तो बाद ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फैमिली मैंबर्स है, ਇਹਦਾ बेटा है, ਇਹਦੀ बेटी है, सपोज डॉटर है, फिर ਇਹਦੀ विडो है, प्रॉपर्टी इन्हां दे कोल आ जाएगी, इन्हां दी पोजैशन दे विच रहेगी। दैट इज वाई ये किया जाता है विरासती है, हैरिटेबल है। कहण दा भाव ये है कि 3 साल तक चाहे ਇਹਦੀ डेथ हो गई, टेनेंसी खत्म नहीं हो जाती विद द डेथ ऑफ ए, ओदी फैमिली कैन लिव इन दैट प्रॉपर्टी बिकॉज ए टेनेंसी दा राइट है, बिकॉज ओ लीज डीड है जिहदे विच फैमिली हुण उस प्रॉपर्टी ते रहेगी 3 साल ही। एग्रीमेंट डज नॉट कम टू एन एंड। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हेरिटेबल एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा टेनेंसी विच देखण वाला ये है कि हु विल बी द पार्टीज टू द लीज। लीज दे पार्टीज कौन होणगियां, कौन कौन लोग है जिहड़े लीज डीड साइन करते हैं, ते कौन कौन पार्टीज है। हुण पार्टीज है 2, एक है मकान मालिक, उन्होंने लेसर भी कहा जाता है, उन्होंने लैंडलॉर्ड भी कहा जाता है। दूसरा है किराएदार, किराएदार लैसी या टैनेंट भी उसनों कहा जाता है। हुण सामने मुद्दा आंदा है कि ये जिहड़े लैसर और लैसी है, ये जदों एग्रीमेंट करते हैं, शुड दे बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कहण दा भाव ये है कि जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उहदे विच सैक्शन 7 अंडर दिता गया है कि हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन पार्टीज है जे उन्हां दे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दा कहण दा मतलब साडा ये है कि उन्हां दे कोल राइट है कॉन्ट्रैक्ट साइन करन दा। सेल दे विच मेजरली सेल एक पार्टी जो एग्जीक्यूटेंट है, वो पार्टी कह लो सेलर, ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो मेजर होना चाहिए है,
ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਾय द लॉ। लीगली क्वालिफाइड होना चाहिए है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। वो है कॉम्पिटेंसी कि डिसक्वालीफाइड ते नहीं है। हुण लीज दे विच लैसर ते लैसी ये दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनियां चाहिदियां है। हाउ लीज इज डिफरेंट फ्रॉम सेल इन दिस रिस्पेक्ट। सेल दे विच एग्जीक्यूटेंट जिहड़ा सैलर है ट्रांसफरर है he needs to be competent to contract, he needs to be competent to make a sale deed क्योंकि वो की करदा है सेल डीड दे विच लिखदा है कि मैं अपने सारे rights of the property I give it to B and I have taken consideration from him। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पैसा ਲੈ ਲਿਆ है ਤੇ मैं अपने सारे right B ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ। सो ਉਹ सेल डीड जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀਲੀ ਇਹ ਸੈਲਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਹੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अधीन बायर नू साइन करना जरूरी नहीं है सेल डीड क्योंकि एग्रीमेंट द बायर साइन करता है बट सेल डीड जिहड़ी है वो जस्ट इट्स अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सेलर। बट लीज जो है लीज दोनों का एग्रीमेंट है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय बोथ द पार्टीज। सो इहदे विच दोनों ही लैसर भी ते लैसी भी इसनू साइन करेगा। सो इसका मतलब ये है कि दोनों ही पार्टीज जड़ियां है दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी दे विच मेजरली की आंदा है जिस तरह असीं पुराने लैक्चर्स दे विच भी कीता है, दोबारा मैं दोहरा दिन्नी हाँ। पार्टी शुड बी मेजर, जिहड़े दोनों है लैसर ते लैसी मीनस लैंडलॉर्ड ते टेनेंट जो है दोनों ही मेजर होने चाहिए हैं, साउंड माइंड दे होने चाहिए है एंड शुड नॉट हैव बिन लीगली डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ टू बी द ट्रांसफरर टू बी द लैसर और द लैसी। दूसरी मेजर गल कॉम्पिटेंसी दे विच जिहड़ी सामने आंदी है अबाउट परसन। जिस तरह के असी पहला पढ़िया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दे विच सिर्फ वो वाली प्रोविजनस है जिथे ट्रांसफर इज बिटवीन लिविंग परसनस। सो लिविंग परसन दी डेफिनेशन दे विच की आंदा है, जे मैं तुहानूं याद करवावां ते असी पहले लैक्चर दे विच ये पढ़ चुके हाँ कि इट इंक्लूड्स ज्यूरिस्टिक पर्सन, it includes associations, it includes bodies of individuals। so संस्थावां जड़ियां है बट वो जड़ियां संस्थावां है वो संस्थावां अनरजिस्टर्ड संस्थावां नहीं होनियां चाहिए। अनरजिस्टर्ड संस्था जड़ी है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जड़ी भी संस्था दी गल असी करांगे वो ट्रांसफर कर सकती है, वो टेनेंसी ते एक प्रॉपर्टी ले सकती है बट दैट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। अगे चलते हाँ तो डिस्कशन का मुद्दा आंदा है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज। किराए का विषा, केड़ी चीज़ किराए ते लई जा सकती है। जिस तरह कि तुसी जानते हो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मेजर कंसर्न जो है वो अचल प्रॉपर्टी ते है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ते है। सो ज़्यादा सेक्शन 30 तो बाद दे जेड़े सेक्शन है वो सारे अचल प्रॉपर्टी नाल ही रिलेटेड है ते जेड़े उस तो पहला 1 तो लैके 30 सैक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दा वो मूवेबल प्रॉपर्टी नाल भी रिलेटेड है ते वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नाल भी रिलेटेड है। हुण इस सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज की गल करिए कि केड़ी चीज़ लीज ते किराए ते लई जा सकती है तो लॉ कहता है खास
ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ, ਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਘਰ, ਘਰ ਉਸਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ, ਖਣਿਜ ਮੀਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਰਲਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਫੈਰੀਜ਼, ਹੁਣ ਫੈਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫੈਰੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੈਰੀ ਮੂਵੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਵੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਫੈਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਇਹ ਤਹਿ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਵੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੈਲ ਟਰੀਜ਼ ਫॉर ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਪੂਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਐਜ਼ ਅ ਟਿੰਬਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਮੂਵੇਬਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੈਲ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਫॉर ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਫਿਊ ਈਅਰਸ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਲੈਂਡਡ ਏਰੀਆ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਲੀਜ਼, दूसरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੀਜ਼। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ A ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ B ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਲੀਜ਼ ਹੈ।
ए लैंडलॉर्ड है, बी टैनेंट है, ਤੇ A ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ B ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ B ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਲੀਜ਼। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ A ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ B ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, A ਲੈਂਡਲॉर्ड ਹੈ, ਉਹਨੇ B ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, B ਨੇ ਅੱਗੇ C ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। C ਨੂੰ ਸਬ ਟੈਨੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਬ ਟੈਨੈਂਸੀ। A ਨੇ B ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, B ਨੇ ਅੱਗੇ C ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ A ਤੇ C ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੁਣ C ਦਾ B ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ A ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ C ਦਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ A ਦਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਜ਼। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ B ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫॉर ਅ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਆਫ 5 ਇਅਰਸ 10 ਇਅਰਸ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਹੈ, ਟਰਮ ਸੈਟ ਆਊਟ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੀਜ਼। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੀਜ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਈਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਲਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੀਜ਼। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਇਨ ਪਰਪੈਚੁਇਟੀ। ਲੀਜ਼ ਇਨ ਪਰਪੈਚੁਇਟੀ, ਪਰਪੈਚੁਇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਕਿ ਪਰਪੈਚੁਇਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਪੈਚੁਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ time period, indefinite which is not certain। ਤੁਸੀਂ permanent lease ਇਸ ਨੂੰ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ indefinite time period ਜਾਂ permanent lease। ਕਿ ਕੀ ਇਹ property permanent lease ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ usually ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ agricultural properties ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਨੈਂਟ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਅਵਿਕਟ ਦ ਟੈਨੈਂਟ, ਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਈਟ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਓਨਰ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰ ਇਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਟ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁਲਫਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾय ਦ ਟੈਨੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵਿਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸ ਫॉर्म ਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰ ਮੀਨਸ ਮਨੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਫॉर्म ਆਫ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੈਸਰ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਲਈ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ। ਬਟ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੈਂਡਲॉर्ड ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫॉर्म 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 50,000 रुपया रेंट है, हर साल 10% ਇਹ ਰੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਇਡ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾय ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ। ਰੈਂਟ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? रेंट पैसा भी हो सकता है, मनी कंसिडरेशन, पैसा दिता जा रहा, 50,000 रुपया किराया, 20,000 रुपया किराया या 10,000 रुपया किराया, या पैसे दी कीमत फसलों विच हिस्सा पाउण वर्गी भी हो सकती है, जिस तरह मनी इज वर्थ एज शेयर इन द क्रॉप्स। हुण जिस तरह आम तौर पर कई बार असीं देखते हाँ, जे किसी ने अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी किराए ते दिती है, ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਂਟ ਕੁਡ ਬੀ ਇਨ ਐਨੀ ਫਾਰਮ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦ crops also। तीसरा पॉइंट है it could be service also, कि असी एक रेंट जेड़ा है सर्विस और any other thing of value, सेवा जां कोई होर कीमती चीज जो समय समय ते जां खास मौकियां ते दित्ती जाए। कई बार ये भी हुंदा है कि तुसी एक छोटा तुहाडे कोल घर च कमरा है, तुसी वो कमरा किराए ते दे दिंदे हो, किसी जरूरी नीडी इंसान ਨੂੰ किराए ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
घर दा काम करना है, या तू करियाना लैके आना है, या मेरे जेड़े काम काज है घर दे वो तू करने हैं, तू सर्विस मैनू प्रोवाइड करनी है, या मैं बीमार हाँ मेरी देख रेख तू करनी है, मैं तेरे कोल पैसा नहीं लांगा पर तू मेरी देख रेख करनी है। ये जेड़ा देख रेख करना है ये आ गया सर्विस। सो किराया जेड़ा है सर्विस दे फॉर्म च भी हो सकता है, कीती जा सकती है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण नुकते आम तौर ते साडे सामने आंदे हैं जदों असी एक एग्रीमेंट टू लीज पढ़ते हाँ, लीज डीड पढ़ते हाँ, या किराए ते देण वेले असी कुछ कंडीशंस पढ़ते हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट इशू सामने आंदे हैं। वो है लीज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। लीज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ ਇਹਦਾ मतलब ये है कि लीज रेंट ते गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रेंट ते दे रही है ते गवर्नमेंट नू रेंट ते दिता जा रहा है। हुण देखण वाली ये गल है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दे विच असीं गल कीती है कि ट्रांसफर इज बिटवीन लिविंग पर्सनस, ते इहदे विच ज्यूरिस्टिक पर्सनस भी है, एसोसीएशंस है, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स है, बट इहदे विच गवर्नमेंट नहीं है, इहदे विच कोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट या कोर्ट नू ज्यूरिस्टिक पर्सन या लिविंग पर्सन नहीं डिफाइन किया गया अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शंस बाय द गवर्नमेंट हो रही हैं एंड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रही हैं, कोर्ट फैसले दे रहा है कि ये प्रॉपर्टी किराए ते दिती जावे ते ये प्रॉपर्टी किराए ते ना दिती जावे, वो जिहड़ा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है दैट डज नॉट फॉल विद इन द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। असी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उस तरह की लीज नू नहीं पढ़ांगे जो सरकार वालों दिती गई है या जो सरकार नू दिती गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म लीज है टेनेंट होल्डिंग ओवर। टेनेंट होल्डिंग ओवर का की मतलब है, कई बार ये टर्म यूज हुंदी है जो असी पढ़ते हाँ होल्डिंग ओवर। टेनेंट ए ने बी नू अपनी प्रॉपर्टी दिती किराए ते, बी टेनेंट है, ए लैंडलॉर्ड है। हुण जदों बी टेनेंट है तां की होया, उसनू 5 साल का टाइम पीरियड दिता गया टेनेंसी का। 5 साल पूरे हो गए बट बी ने प्रॉपर्टी नहीं छड्डी। बी रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली इन पोसैशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी दे विच बैठा रहंदा है। लैंडलॉर्ड उसनू कहंदा है छोड़ दे, बट वो इविक्ट नहीं हो रहा, वो छड्ड नहीं रहा, तो उसनू कहंदे हैं होल्डिंग ओवर, टेनेंट होल्डिंग ओवर। जबरदस्ती बैठा होया, गया तो वो लैंडलॉर्ड की मर्जी नाल ही सी बट वो वापस छड्ड नहीं रहा, इसलिए वो टेनेंट होल्डिंग ओवर की डेफिनेशन विच आंदा है। दूसरा है टेनेंसी एट सफरेंस। टेनेंसी एट सफरेंस का मतलब कि अगर ए टेनेंट होल्डिंग ओवर है, बी टेनेंट होल्डिंग ओवर, जदों ओदी म्याद खत्म हो गई है, लीज की म्याद खत्म होगी, उस तो बाद वो प्रॉपर्टी नू सी नू सब टेनेंसी च दे दिंदा है, सी नू ऑक्यूपेंसी राइट्स दे दिंदा है, सी नू अगे किराए ते दे दिंदा है। ये जिहड़ा सी है इस समय इनू कहांगे असी टेनेंसी एट सफरेंस। इहदे विच ए ते सी दा कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसनू एकदम एविक्ट भी किया जा सकता है, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बट ये उस टाइम ते आया जदों टेनेंट जिहड़ा है वो होल्डिंग ओवर ते सी,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬਾय ਵਿਲ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਬਾय ਵਿਲ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੰਥਲੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਟ ਵਿਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਟੈਨੈਂਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਯੂਸੇਜ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਕੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ज़्यादा टाइम का नोटिस नहीं, जस्ट 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। अगे चलते हाँ 106 की जिहड़ी धारा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच रिलेट्स टू ड्यूरेशन ऑफ सर्टन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इशू ਜਿਹੜਾ सॉल्व ਹੁੰਦਾ है ਉਹ है ड्यूरेशन। ਅਸੀਂ ड्यूरेशन ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, डे टू डे लीज की जा सकती है, महीने दर महीने लीज की जा सकती है, तो ईवन परमानेंट लीज भी की जा सकती है। बट 106 सैक्शन दे विच की खासियत है? 106 सैक्शन ये कहता है कि अगर तो 2 पार्टियां ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लीज तो की बट उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, या उस जगह की कोई प्रथा रीत रिवाज नहीं है, तो फिर जिहड़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लई या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज लई दित्ती जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लई या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज लई दित्ती जाएगी, तो उत्थे प्रिजम्पशन लॉ दी ए है कि वो लीज जिहड़ी है साल तो साल है। मान लो मेरे कोल जमीन है जिहड़ी मैं अगे लीज ते देनी है, रेंट ते देनी है, अगर तो मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है मैं कि 10 साल लीज से देनी है, तो मैं फिक्स किया है, फिर तो 10 साल चलेगी, 5 साल देनी है फिर मैं 5 साल चलेगी। बट अगर मैं कोई एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट दे विच टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कि किन्ने टाइम लिए चलेगी, तद लॉ प्रिज्यूम करता है कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जो है वो ईयर टू ईयर दी लीज ते चलेगी, या जे मेरी कोई फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो अगर मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसनू ईयर टू ईयर दी लीज मन्निया जाएगा, हर साल तो साल दी लीज मन्निया जाएगा। सो ये सैक्शन जेड़ा है 106 ये इलैबोरेट करता है कि टाइम पीरियड फिक्स करना जरूरी है, बट अगर नहीं किया जाता तो देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ द लॉ। अगला पॉइंट टर्मिनेबल, जिहड़ी लीज है जिथे कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नाल है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नाल है, उसनू दोनों पार्टियां लैसर ते लैसी खत्म कर सकदियां है, टर्मीनेट कर सकदियां है लीज। ते टर्मीनेशन पीरियड लई
6 महीने का नोटिस देना जरूरी है, मैंडेटरी है फॉर दिस काइंड ऑफ लीज। 106 धारा दे विच ये भी चीज़ है कि जे कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन किसी होर काम लई वरती गई है, किसी होर एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग काम तो इलावा किसी होर चीज़ लई एक प्रॉपर्टी दिती जाती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लीज ਜਿਹੜੀ है ईयर टू ईयर ਦੀ बजाय मंथ टू मंथ रहेगी। जिस तरह तुसी एक घर है, रिहाइश है, रेजिडेंस है, किसी नू रेंट ते दिन्ने हो ते जे एग्रीमेंट साल दा 2 साल दा या महीने दर महीने एग्रीमेंट फिक्स नहीं किया गया टाइम पीरियड, ऐसी सिचुएशन विच फिर वो एग्रीमेंट जिहड़ा है वो मंथ टू मंथ होएगा ते ओहदे विच टर्मीनेशन दोनों पार्टीज कर सकदियां हैं। लैसर लैसी दोवें ही इस कॉन्ट्रैक्ट नू टर्मीनेट कर सकते हैं, बट 15 दिन का बस उन्होंने एक दूसरे नू नोटिस देना पवेगा। 107 सैक्शन हुण 107 सैक्शन उजागर करता है कि लीज किस तरह बनती है, हाउ लीजेस आर मेड, लागू करन दा ढंग, लीज दे लागू करन दा ढंग, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज, किस तरीके लीज जड़ी है उसनू बनाया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 107 अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन एक्ट सानू एक ज्ञान दिंदा है कि केड़ी जड़ी लीज है, किन्ने टाइम दी लीज है, वो कंपलसरी रजिस्टर करनी पैंदी है ते केड़ी केड़ी लीज ऑप्शनल लीज है। हुण जिस तरह लीजेस जिहदे विच कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है कि वो केड़ियां लीजेस है जिहदे विच रजिस्ट्रार तो साइन कराने जरूरी है, दोनों पार्टीज उसनू साइन करनगियां, उस तो बाद रजिस्ट्रार कोल जाएगी तो रजिस्ट्रार मोहर लाएगा तो उसनू रजिस्टर करेगा। कंपलसरीली मैंडेटरी है इन्हों रजिस्टर करना। साल दर साल अचल जायदाद दी लीज, एवरी ईयर टू ईयर जड़ी लीज है उसनू रजिस्टर करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है एज पर दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। साल तो जड़ी घट दी लीज है उसनू रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब नाल ते ईवन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब नाल। बट स्टेट गवर्नमेंट्स जड़ियां है वो अपने अलग अलग जड़े स्टेट्स है वो अपनियां लॉज बना सकते हैं रिलेटिंग टू दिस। सो जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ होएगा उस स्टेट दे विच ओ वाला लॉ चलेगा, वो स्पैशल लॉ होएगा जिहड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स अपने बनाते हैं। बट टीपी के हिसाब नाल जिहड़ी साल दी लीज है, साल तो साल 12 महीने तो 12 महीने वो लीज जिहड़ी है कंपलसरी है। दूसरी है 1 साल तो ज़्यादा दी लीज जिहड़ी है, 2 साल दी लीज तुसी किराए ते घर 3 साल लई दिता, 5 साल लई दिता, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वो ओरल बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं चलेगी। ते तीसरा है लीज रिजर्विंग ईयरली रेंट, सालाना किराया राखवा रखना, जिथे साल का किराया राखवा रखा गया है उत्थे वो लीज जिहड़ी है कंपलसरी रजिस्टर करना मैंडेटरी है। दूसरा आंदा है जिथे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, तुसी रजिस्टर करवा सकते हो या तुसी छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है रजिस्ट्रार को उसनू रजिस्टर कराना। ओरली आ तुसी वो प्रॉपर्टी लीज ते दे दिती या लिखती तौर पे सिंपल एग्रीमेंट कर लिया, तुसी रजिस्ट्रार को नहीं गए उसनू रजिस्टर करन लई तद भी वो चलेगा। ऐसी सिचुएशन कदों आंदी है जदों तुसी लीज 11 महीने की करते हो। आम तौर पे देखा गया है कि लोग 11 महीने की लीज करते हैं। कारण की है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਓਰਲੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ TPA ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼, 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਰੂਲਸ ਵੀ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ हैं। ਮੰਥਲੀ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੋਥ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ lessee need to execute the deed। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਵਿਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 107 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟ ਹੈ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ टू ईयर है। इस तो इलावा इन्हां दोनों चीज़ों तो इलावा अगर किसी होर किस्म की प्रॉपर्टी लीज से दिती गई है तो ड्यूरेशन टाइम पीरियड सैट नहीं किया गया कि किन्ने टाइम के मंथ टू मंथ है। बट ये जिहड़ी कंडीशन है असी जिहड़ियां लगाइयां 107 विच वो कंडीशनस गवर्नमेंट दे लैंड दी लीज से अप्लाई नहीं कर ऑफ गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट उसनू लीज से दे रही है तो ये वाला लॉ अप्लाई नहीं करता। इट डज नॉट अप्लाई टू दोनों सूरतां दे विच ये अप्लाई नहीं करता। इट डज नॉट अप्लाई लीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ये इसलिए किया गया है कि जिहड़ा TPA है ये है सेंट्रल लैजिस्लेशन। TPA दे विच जिहड़ा भी लॉ तुसीं पढ़ रहे हैं ये सेंटर दी लॉ है वो डोमेन आंदी है स्टेट दी। स्टेट लिस्ट दे विच आंदा है कॉन्स्टिट्यूशन दे स्टेट लिस्ट दे विच। ही कॉम्पिटेंट है टू मेक लॉज ऑन एग्री। स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी एक्ट दे अपने हाथ बन लए है, सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, एग्रीकल्चर पर्पस बनाएगी वो अप्लाई करेगा। जे सरकार नू मेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सो ये जिहड़ा सैक्शन 107 है ये विच ये एक्सक्लूजन है दी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे वो साल तो घट दी है, चाहे वो 4 महीने दी है, 6 महीने दी है, बट इसलिए ही ये एक्सैप्शन है कि उत्थे सरकार नूं प्रॉपर्टी दिंदे होए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। विद्यार्थियों मैनूं लगदा है कि लीज किराए ते प्रॉपर्टी देना हुण तुहानूं कुछ क्लीयर होया होएगा। अगला जिहड़ा पोर्शन है असीं कर रहे हाँ वो है ईजमेंट का। ईजमेंट दी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सैक्शन 4 दे अंडर है ईजमेंट एक्ट 1882 का। ईजमेंट का मतलब की है सहूलत, ईजी, आसान हो जाना। सो ये ईजमेंट की है, ईजमेंट है एक राइट जो एक इंसान नू दूसरे दी प्रॉपर्टी ते है। एक इंसान कौन, सपोज 2 प्रॉपर्टियां हैं, ये 2 प्रॉपर्टियां हैं, हुण इस प्रॉपर्टी नू इत्थों राह है बट इस प्रॉपर्टी नू कोई राह नहीं लगता, इधर भी घर है, इधर भी घर है, सारे पासे घर है। हुण ये घर नू इस राह ते जाना है, इनू राह तां चाहीदा है, वो इस जगह तो अपना राह बना रहा है, अपने घर जाने लई ये जगह तो राह बना रहा है। ये है राइट टू वे। राइट टू वे ईजमेंट राइट है। राइट टू एयर, राइट टू लाइट, राइट टू वे, ये कुछ ईजमेंट राइट है कि एक प्रॉपर्टी दी सहूलत लई। हुण ये प्रॉपर्टी है डोमिनेंट हैरिटेज ते ए किस ते इसदा राइट है, ए वाली प्रॉपर्टी ते राइट टू वे, ए वाली प्रॉपर्टी दे इसदा राइट है। इस प्रॉपर्टी नू कहंदे हां असी सर्विएंट हैरिटेज। सो ये जेड़े ईजमेंट दी डेफिनेशन है, ईजमेंट दा मतलब ये है ईजमेंट ऑफ अ राइट, एक हक जो डोमिनेंट हैरिटेज वाले नू मिलदा है दूसरी प्रॉपर्टी तो। नहीं तो दूसरे दी प्रॉपर्टी ते कोई हक नहीं हुंदा, बट कुछ हक है जिहड़े दूसरे दी प्रॉपर्टी तो मिलते हैं, उन्हां नू ईजमेंट कहा जाता है। फिर आंदा है डेफिनेशन लाइसेंस। लाइसेंस की है, लाइसेंस वो चीज़ है जो एक राइट दिता जाता है टू डू समथिंग ऑन द लैंड ऑफ द अदर पर्सन। सपोज मेरे को एक बहुत बड़ा बाग है, उस बाग दे विच मैं पेड़ लाए हुए हैं, कोकोनट दे पेड़ लाए हुए हैं, तो मैं राइट देवां किसे नू कि तू मेरे बाग दे विच आके कोकोनट उतारना है ते मार्केट विच बेचना है। पोसैशन मेरे कोल है उस एरिए दा, बट उसनू राइट है सिर्फ कोकोनट उतारन दा ते मार्केट विच बेचण दा। ते फिर वो मैनू इस चीज़ दा किराया देगा, इस चीज़ दे पैसे देगा, वो हुंदा है लाइसेंस। ते लाइसेंस दी भी डेफिनेशन जिहड़ी है वो सैक्शन 52 ऑफ द ईजमेंट एक्ट दे विच दित्ती गई है। इशू आंदा है कई बार ये डिसाइड करन ते
कि डिफरेंस की है लीज ते लाइसेंस, क्योंकि कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आते हैं जिन्हां दे उपर चेहरे ते तां लिखिया होया है लीज डीड, बट कोर्ट के सामने इशू आता है कि ये लाइसेंस है ना कि लीज है। बट ये जानना जरूरी क्यों है, इन्हां दोवां दा की मेजर डिस्टिंक्शन है वो हुण असीं पढ़ांगे। लीज जिहड़ा है वो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट इन फेवर ऑफ लेसी। लेसी दी फेवर दे विच कोई राइट दिता गया है, बट लाइसेंस जिहड़ा है वो सिर्फ एक परमिशन है। तुसी एक घर जदों एक किसी नूं रेंट ते दिन्ने हो, उसनूं राइट दिता है कि उसनूं पोजैस कर सके, उस दे विच रह सके, उसनूं अपनी मर्जी नाल ओदे विच उठना बैठना कर सके। बट लाइसेंस जिहड़ा है वो एक सिर्फ परमिशन है कि परमिशन टू यू टू एंटर द लैंड एंड डू दैट थिंग विद इन दैट लैंड एंड गेट आउट, कि तुसी उस लैंड ते एंटर होए, पेड़ कट्टे या उस बूटियां तो कोकोनट उतारिया, सेब उतारिया ते जाके ले जाना, ये तो एक परमिशन है। दूसरा डिफरेंस मेजर है, लीज जिहड़ी है वो ट्रांसफरेबल है ते हेरिटेबल है। ट्रांसफर की जा सकती है, इनहेरिट की जा सकती है, जिस तरह मैं तुहानूं पहले समझाया। बट लाइसेंस जिहड़ा है वो ट्रांसफरेबल ते हेरिटेबल नहीं है। उस जिसनूं लाइसेंस मिलिया है उसनूं लाइसेंसी किया जाता है, वो लाइसेंसी अगे किसी नूं ये राइट नहीं दे सकदा, वो तुहानूं ही दिता गया है, तुसी ही उसनूं यूज करोगे वो लाइसेंस। जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए किया जाता है कि तुहानूं दिता गया लाइसेंस टू टेक योर कार ऑन द रोड, टू ड्राइव इट ऑन द रोड। किसी तीसरे बंदे कोल ये राइट बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा डिफरेंस है, लीज कम्स टू एन एंड विद द डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मर जाता है, लीज डज नॉट कम टू एन एंड। टेनेंट मर जाता है, लीज डज नॉट कम टू एन एंड, ये एंड नहीं होंदी। बट लाइसेंस कम्स टू एन एंड, जदों कोई देण वाला ग्रांटर या ग्रांटी मर जाता है तो लाइसेंस कम्स टू एन एंड। अगला डिफरेंस जिहड़ा मेजर है वो ये है कि लीज जिहड़ी है वो जदों उसकी टर्म खत्म हो जाती है तदे ही खत्म होंदी है, या जिहड़ियां लीज दे विच कंडीशनस दित्तियां होईयां है उन्हां दी वायलेशन हो जाए, उन्हां दी उलंघना हो जाए तो लीज खत्म हो जाती है। जबकि लाइसेंस जिहड़ा है वो किसी भी टाइम ते विड्रॉ किया जा सकता है। लीज उदा खत्म नहीं होंदी अनलेस कंडीशंस वायलेट हो, बट लाइसेंस एट द प्लेजर ऑफ द ग्रांटर। एंड पंजवा जिहड़ा डिफरेंस है मेजर है, लीज अनइफेक्टेड रहती है इवन इफ इट इज सोल्ड टू द थर्ड पर्सन। जिस तरह मैं लैंडलॉर्ड हाँ, मैं टेनेंट रखिया होया है, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी होर नूं बेच दवां तो लीज जिहड़ी है वो खत्म नहीं होएगी। बट लाइसेंस जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है जब मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी होर नूं बेच दवां। छेवां मेजर डिफरेंस है कि लीज जिहड़ा है उहदे विच लेसी दा ते जे सपोज करो प्रॉपर्टी रेंट ते दिती गई है तो लेसी जिहड़ा है उत्ते कोई कब्जा उसकी प्रॉपर्टी ते कब्जा करता है तो लेसी को राइट है, किराएदार को राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है कोर्ट दे विच टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी। बट लाइसेंस दे विच जिहड़ा लाइसेंसी है वो सीधा डिफेंड नहीं कर सकता, ओनू केस जिहड़ा है मेन ओनर नूं ही पाना पेगा, वो सीधा कोर्ट नहीं जा सकता, वो ग्रांटर दे कोल जाएगा, ग्रांटर ही फाइल कर सकता है सूट। अ लेसी इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन मेक इंप्रूवमेंट्स। जिस तरह तुसी किराए ते घर लिया होया उहदे विच कुछ टुट जाता है, तुसी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो तो कंपनसेशन लै सकते हो लैसर कोलों। बट लाइसेंस दे विच यू कैन नॉट मेक एनी इंप्रूवमेंट्स इन द प्रॉपर्टी। सो विद्यार्थियों, मैनू पूरा यकीन है तुहानू अज दा टॉपिक पूरा समझ आ गया होएगा। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।